कुछ लोगों को विविधता का और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव को झेलना पड़ता है। एक तो इसका कारण यह है कि वे उस समुदाय के सदस्य होते हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. To earn a livelihood, however, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hairs, picking garbage are seen as tasks that are less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. अपनी आजीविका यानी कि अपनी रोजी रोटी का चलाने के लिए लोगों को तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती व बुनाई आदि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम वैल्यू का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। हालांकि अब लॉकडाउन में हम समझ सकते हैं इन लोगों का हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और बहुत ही गंदा पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक बड़ी तरह की सीढ़ी के रूप में गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूह को इस सीढ़ी के बिल्कुल नीचे रखा गया उनको अछूत कहा गया और अयोग्य कहा गया। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well, or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों को घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अब सोचो बेटा, तुम्हें अगर रोज़ ही बैक बेंचर्स बना दिया जाए तो तुम्हें कितना फील होगा। और उन लोगों को तो बेचारों को हमेशा ही बैक में बैठना पड़ता था, उनको कभी आगे के बेंचेस में बैठने ही नहीं दिया जाता था। तो सोचो उनको कितना फील होता होगा। नाउ सी, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to
him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchable. Indeed, the station master was quite sure we were Brahman children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is his usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Mahars is one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay Presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. Now see बेटा, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर उन्होंने लिखा है, हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे हैरान रह गए। उनके चेहरे पर एक परिवर्तन हो गया अचानक से। यानी जब तक वो सोच रहे थे कि वो ब्राह्मण के बच्चे हैं, वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि वो महार जाति के हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। He could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. And now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. Now see. हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वो अपने कमरे में वापस चले गए, वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do.
नाउ सी, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो उन्होंने पूछा हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम माहिर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same source as they do. कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक जगह से दूसरे जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे किराया देने को तैयार थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभरा व्यवहार किया। So clearly as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out early, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasants, that tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. Now see, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का, इनइक्वालिटी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी आप सुन चुके हैं, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits.
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों के ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर ने भी दलित के अधिकारों के लिए स्वयं एक लड़ाई लड़ी थी। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons can be seen as a key value that unites usual. As Indians, everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इसे हमारी एकता के लिए This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. So, these ideals are enshrined in our Constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि पर यह बात इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य
मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं।